स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SCS एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों, आप लोगों ने बोला कि आप लोगों को वो 8 बजे का क्लास चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को 8 बजे का क्लास लेके आया हूं। दोस्तों, कल से हमारा रेगुलर क्लास होगा, तो मैंने सोचा ईद में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने क्लास नहीं लिया था आज का। तो पहले सभी स्टूडेंट को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं जो है आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले आज आप लोगों को मैं बता दूं, आज हम लोग बायोलॉजी की तैयारी करेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। जो हम लोग का क्लास बायोलॉजी का चल रहा था, तो बायोलॉजी में हम लोग आज श्वसन क्या है ये सब के बारे में पढ़ाई करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और सभी पेपर के नोट्स के लिए हमारे पास हमारा नंबर है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है। आप उस नंबर पर मैसेज करके आप हमसे जो है इसका PDF भी ले सकते हैं। अगर आप पूरा क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको इसका जितना मैंने आज बताया है आपको उसका PDF भी दिया जाएगा। तो चलिए हम अपने क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आज आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन पढ़ाई जाएगी बायोलॉजी में, वो सभी आपके एग्जाम का दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट पूरे क्लास को इन तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा जो है प्रत्येक दिन जो है आपको 8 PM में क्लास होता है। 2 दिन से कुछ कारण थे जिसके कारण नहीं हो पा रही थी, तो आज सभी स्टूडेंट आए होंगे। जिसे नहीं पता है तो आप लोग उसे बता सकते हैं हमारी क्लास को अटेंड करने के लिए। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। और वो क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा बायोलॉजी लेक्चर का पार्ट 3 है। अगर आप लोग अभी तक हमारे किसी भी लेक्चर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारे प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। मैं वहां पर आपको सभी सारी पेपर की तैयारी करा चुकी हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, वो है श्वसन क्या है। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है आज का, श्वसन क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसकी पढ़ाई कर चुके होंगे, जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं किए हैं तो वो हमारे क्लास को पूरा एंड तक देखें, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जो पढ़ लिए हैं उसका रिवीजन भी हो रहा है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं, श्वसन क्या है। तो श्वसन, तो दोस्तों श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। श्वसन क्या है। तो दोस्तों श्वसन का हमारा परिभाषा क्या हो गया, तो श्वसन का परिभाषा है, श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। श्वसन क्या है, श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर हमारे शरीर के जो है अंदर पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिका ईंधन एवं विशिष्ट एंजाइमों की मदद से जैव ऊर्जा का निर्माण एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, यहाँ निष्कासन आप लोग निष्कासन लिख देंगे, निष्कासन होता है वह श्वसन कराता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि श्वसन क्या है तो आप लिखेंगे श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग कोशिकाओं ईंधन एवं विशिष्ट एंजाइमों की मदद से जैव ऊर्जा का निर्माण एवं CO2 का निष्कासन होता है। यह हमारा क्या कहलाता है, श्वसन। तो अब हम आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की इस क्वेश्चन में इंक्वायरी हो तो आप हमें लाइव चैट में कमेंट करें, मैं आपकी इंक्वायरी का सॉल्यूशन लाइव चैट में कर दूंगा। फिलहाल हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। मैं आप लोगों को इस टाइप से परिभाषा दे रहा हूं कि आप लोग एग्जाम में इतनी परिभाषा लिखेंगे तो नंबर जितना क्वेश्चन में देना होगा आपको फुल का फुल नंबर मिलेगा। तो हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन क्या है। क्या है तो हमारा सेकंड क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन क्या है, इनके प्रकारों को परिभाषित करें। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोशिकीय श्वसन क्या है, इनके प्रकारों को परिभाषित करें। तो आप लोग क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन हमारा है कोशिकीय श्वसन क्या है, इनके प्रकारों को परिभाषित करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोशिकीय श्वसन हमारा क्या है। तो कोशिकीय श्वसन, दोस्तों श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। क्या होता है, श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या होता है कोशिकीय श्वसन, श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं के में होता है। इस घटना को हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो कोशिकीय श्वसन जो है वो 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है, 2 चरणों में।
पहले आप लोग समझ लिए, यहाँ पर आप लोग कोमा लिख देंगे, इस पूर्ण विराम यहाँ नहीं होगा, यहाँ कोमा होगा, आप लोग परिभाषा में कोमा लिखेंगे। कोशिकीय शोषण, शोषण क्रिया के दौरान ग्लूकोज अणुओं का निर्माण कोशिकाओं में होता है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण जो हमारा वो 2 चरणों में होता है। पहला चरण होता है अवायवीय शोषण और दूसरा होता है वायवीय शोषण। क्या होता है, पहला अवायवीय मतलब वायु की अनुपस्थिति में, दूसरा वायवीय शोषण मतलब वायु की उपस्थिति में। तो अगर आपसे पूछा कोशिकीय शोषण कितने चरणों में होता है, तो कोशिकीय शोषण 2 चरणों में होता है, पहला अवायवीय शोषण और तो दूसरा हमारा वायवीय शोषण। तो कोशिकीय शोषण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करता हूं। आप लोग भी चाहे तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो कोशिकीय शोषण हम लोग किसको बोलते हैं, शोषण क्रिया के दौरान ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इस क्रिया को हम लोग कोशिकीय शोषण बोलते हैं। ये 2 चरणों में होता है, पहला अवायवीय शोषण और दूसरा वायवीय शोषण। तो हम लोग पहले देखते हैं अवायवीय शोषण किसको कहते हैं, क्या अवायवीय शोषण। तो जब शोषण की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, किसको, जब मैंने आपको परिभाषा में ही बताया, जब शोषण की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण क्या कहते हैं, वायु की अनुपस्थिति में होता है। यह शोषण का प्रथम चरण है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन में अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का जो आंशिक विखंडन है वो ग्लूकोज, तो हम लोग किसको बोले, यह शोषण का क्या होता है, अवायवीय शोषण जो हमारा शोषण का प्रथम चरण होता है, इसमें ग्लूकोज का जो है आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का जो है वो आंशिक विखंडन होता है, और शोषण के दौरान इस अणु में ग्लूकोज के 2 अणु पायरुवेट का निर्माण क्या करते हैं, पायरुवेट का निर्माण करते हैं। यह क्रिया कोशिका द्रव में होता है, किसमें होता है, कोशिका द्रव में। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि शोषण का प्रथम चरण क्या होता है तो वह हमारा अवायवीय शोषण होता है। इस चरण में होता है क्या कि ग्लूकोज का जो है आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अगर हमसे पूछेंगे अवायवीय शोषण किसके अनुपस्थिति में काम करता है, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम करता है। इस दौरान जो होता है शोषण के जो अणु होते हैं वो ग्लूकोज के 2 अणु पायरुवेट का निर्माण क्या करते हैं, शोषण के दौरान जो अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण करता है, और यह क्रिया जो होती है कोशिका द्रव में होती है, किसमें होती है, कोशिका द्रव में। तो ये हमारा अवायवीय शोषण का परिभाषा हुआ। अगर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कि अवायवीय शोषण क्या है, लिखे तो हम लोग इतना परिभाषा को लिख सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड हमारा वायवीय शोषण क्या है, सेकेंड हमारा वायवीय शोषण हम लोग किसको बोलते हैं। तो वायवीय शोषण, जब शोषण की क्रिया जो वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है, किसमें, वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है शोषण की क्रिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायवीय शोषण। अगर आप लोगों से पूछा वायवीय शोषण किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है, तो वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। इसमें क्या होता है, ये प्रथम चरण मेवना पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। क्या होता है, प्रथम चरण में जो मेवना बनता है, जो आपको ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में ग्लूकोज से बनता है मेवना, वो पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। आप लोग इस नाम को याद रखेंगे, यही सब आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। तो प्रथम चरण में जो मेवना बनता है वो पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में जब पहुंचता है, यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट जो आपको ग्लूकोज के 2 अणु से बनता है, पायरुवेट का विखंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो वायवीय शोषण में क्या होता है, ये शोषण की क्रिया में वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है। इसमें क्या होता है, प्रथम चरण में जो मेवना पायरुवेट बनता है वो पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा मेवना पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कहा जाता है, तो हम नाम याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। उसका जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का निर्माण होता है, पायरुवेट का जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारा निर्माण करता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो आप लोगों के भी मन में क्वेश्चन होगा अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें। ये सभी स्टूडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो 2021 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवायवीय शोषण या वायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट करें। उससे बार बार ये क्वेश्चन जो है उसके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण में अंतर लिखिए, और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे। मैं अंतर जो है A to Z आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा
ताकि आप लोग अंतर लिख सके। और ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ध्यान अच्छा से लिखेंगे। कितने स्टूडेंट जानते भी होंगे, कितने स्टूडेंट नहीं भी जानते होंगे, कुछ इसके मैं कुछ अलग परिभाषा बता दूं, इसका कुछ अलग अंतर बता दूं जो आप लोग नहीं जानते होंगे, और आप लोग जो मैं बताता हूं वो आप लोग नहीं जानते होंगे। तो इस तरह से आप लोग को ज्यादा मेमोरी यूटिलाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो आप लोग इस चार्ट में देख रहे हैं, एक साइड हमारा वायवीय शोषण है, दूसरे साइड हमारा वायवीय शोषण है। क्या है? एक साइड हमारा अवायवीय शोषण है और दूसरे साइड हमारा वायवीय शोषण है। तो हम लोग अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण का आप लोग चार्ट देख रहे पा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इसको एक लाइन से सॉल्व करेंगे। तो वायवीय शोषण में क्या हो रहा है? तो वायवीय शोषण में होता है यह शोषण जो है किसके क्या होता है? यह शोषण जो हमारा वायु की अनुपस्थिति में, किसमें होता है? यह शोषण वायवीय शोषण वायु की अनुपस्थिति में होता है। उसके बाद दोस्तों वायवीय शोषण कहाँ होता है? वायवीय शोषण वायु की अनुपस्थिति में होता है। कहाँ होता है? वायु की अनुपस्थिति में हमारा वायवीय शोषण होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा है सेकेंड ऑब्जेक्टिव, यह शोषण क्रिया द्रव में संपन्न होता है। यह कहाँ था? यह कोशिका द्रव में। और वायवीय शोषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में संपन्न होती है। और हमारा वायवीय का कहाँ होता है? यह कोशिका प्रथम चरण में कोशिका द्रव एवं दूसरे चरण में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। पहला कहाँ होता है? प्रथम चरण में कोशिका द्रव में संपन्न होती है, दूसरे चरण में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि वायवीय शोषण कहाँ संपन्न होता है, तो हम लोग इसका परिभाषा देंगे। वायवीय शोषण जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो ये हमारा दो हुआ, दो अंतर हम लोग और देखते हैं। दो अंतर हमारा है। दूसरा हमारा हो गया वायवीय शोषण। अवायवीय शोषण में जो है ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। क्या होता है? अवायवीय शोषण में हमारा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, लेकिन वायवीय शोषण में हमारा ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन या ऑक्सीकरण हो जाता है। उसके बाद हमारा फोर्थ हो गया, अवायवीय शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन वायवीय शोषण में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है CO2 के रूप में। तो आप लोग यहाँ देखिए, अवायवीय शोषण क्या होता है? यह वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। वायवीय शोषण हमारा वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। अवायवीय शोषण जो हमारा कोशिका द्रव में संपन्न होता है, लेकिन वायवीय शोषण जो है प्रथम चरण में कोशिका द्रव में संपन्न होता है और दूसरे चरण में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। उसका थर्ड हमारा है अवायवीय शोषण जो है ग्लूकोज का आंशिक विखंडन करता है। वायवीय शोषण जो है ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन करता है। उसके बाद वायवीय शोषण जो है कम ऊर्जा मुक्त करता है और वायवीय शोषण जो हमारा अवायवीय शोषण कम ऊर्जा मुक्त करता है, वायवीय शोषण जो हमारा ज्यादा ऊर्जा मुक्त करता है। तो इस तरह से हम लोग वायवीय शोषण और वायवीय शोषण का अंतर देखें। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ग्लूकोज का विखंडन के पथ का स्पष्ट करें। क्या है क्वेश्चन हमारा? ग्लूकोज का विखंडन का जो पथ होता है इसको हम लोग स्पष्ट करेंगे। दोस्तों हमारा क्लास 15 मिनट और चलेगा, क्योंकि हमारा क्लास का टाइम है 30 मिनट्स। तो आप लोग 30 मिनट्स अगर कंसर्ट होकर पढ़ते हैं तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे कर सकते हैं। अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप अपने क्लास 10th की अपने स्टूडेंट को भी बता सकते हैं जो आपके 10th में आपके ग्रुप से हैं, जो एग्जाम देंगे 2021 में, तो आप लोग उसे भी बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वह सब भी जो 10th के एग्जाम देंगे 2021 में वो हमारे चैनल से ऐड हो सके और ज्वाइन हो सके। तो हमारा क्या है? ग्लूकोज के विखंडन का पथ का विखंडन करें। तो विखंडन हम लोग ऐसा कैसे करेंगे? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो हम लोग इसके विखंडन की ओर पढ़ते हैं। हमारे सामने परिभाषा लिख गया है, तो इसका परिभाषा हम लोग आप लोगों के लिए पढ़ते हैं। ऑक्सीजन जो है श्वसन का प्रथम चरण में ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में अम्ल में होता है। ये मैंने आप लोगों को अभी तक बार बार रिपीट किया है कि ऑक्सीजन श्वसन में प्रथम चरण में ग्लूकोज का विखंडन किस में होता है? पायरुवेट में होता है। ये आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रथम चरण में ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है। ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। पायरुवेट अम्ल में होता है। उसका दोस्तों पायरुवेट अम्ल जो है एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप क्या होता है? पायरुवेट अम्ल जो है हमारा एमिनो अम्ल, क्या है? एमिनो अम्ल के विखंडन के रूप फलस्वरूप एटीपी, किसका? एटीपी का निर्माण होता है और यह क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होता है। कहां संपन्न होता है? कोशिका द्रव में। उसका तो कोशिका ईंधन का निर्माण करते हैं जो जैव प्रक्रिया को संपादित करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा ग्लूकोज का विखंडन के पथ को स्पष्ट करो तो आप लिखेंगे ऑक्सीजन श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट अम्ल में होता है। आप लोग यहाँ ऑक्सीजन लिख देंगे, यहाँ पर आधा का होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पायरुवेट अम्ल जो है एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण करता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा पायरुवेट अम्ल जो है विखंडन के फलस्वरूप एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप किसका निर्माण करता है? तो एटीपी का निर्माण करता है और यह क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है।
तो यहाँ हमारा क्या हो गया, जेब प्रकरण का निर्माण हो गया। तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं। इसमें अब दोस्तों होता है पाइरूवेट का जो विखंडन होता है वो 3 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में पाइरूवेट का विखंडन होता है? 3 चरणों में। हम लोग एक एक करके सभी विखंडन के चरण को समझते हैं। पाइरूवेट का विखंडन, तो पाइरूवेट अम्ल जो है एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप किसका निर्माण करता है? एटीपी का। यह क्रिया जो है किसमें संपन्न होता है? कोशिका द्रव में संपन्न होता है। और कोशिका कोशिकीय जो ईंधन होता है वो हमारा क्या कहता है? ईंधन का निर्माण करता है, कोशिकीय ईंधन का, जो हमारा जेब प्रक्रम को संपादित करता है। उसके बाद पाइरूवेट का विखंडन कितने चरणों में होता है? पाइरूवेट का विखंडन हमारा 3 चरणों में होता है। पहला चरण है जब पाइरूवेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो उत्पाद के रूप में हमें क्या, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। आप लोग एक एक चरण को अच्छे से समझेंगे। पाइरूवेट का जो विखंडन 3 चरणों में होता है, इसके एक एक चरण को आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो पहले चरण में हमारा क्या होता है? जब पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो उत्पादन के रूप में हमें क्या मिलता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। पुनः जब पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटते हैं तब उत्पाद के रूप में CO2 जल और ऊर्जा हमें विमुक्त होता है। जब पहला चरण में पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो यह उत्पाद के रूप में हम क्या बनाता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। जब पुनः यह पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा विमुक्त करता है। और थर्ड हमारा जब पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अभाव में होता है तब लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, जो शरीर में लैक्टिक एसिड की अधिकता के कारण दर्द, ऐंठन एवं मांसपेशियों में क्रैम्प आता है। दोस्तों जब आपसे पूछा, अगर आपसे पूछेगा कि हमारे शरीर में दर्द और ऐंठन किसके कारण होता है, तो पाइरूवेट जो हमारा होता है उसका जब पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता है तो उसके अभाव में, पाइरूवेट का जब ऑक्सीजन के अभाव में होता है तो शरीर में लैक्टिक एसिड जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण हमें दर्द, ऐंठन एवं मांसपेशियों में क्रैम्प आने लगता है। तो ये हमारा किसके अभाव में होता है? पाइरूवेट के ऑक्सीजन के अभाव में जब विखंडन होता है तब होता है, तब ये लैक्टिक एसिड बनाने लगता है और हमारे शरीर में दर्द, ऐंठन एवं मांसपेशियों में क्रैम्प आने लगता है और हमारा शरीर, बदन पूरा दर्द करने लगता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव श्वसन का रासायनिक समीकरण दे। क्या है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? मानव श्वसन का रासायनिक समीकरण दे। तो मानव शरीर का रासायनिक समीकरण है, ये आपके सामने है। C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 6H2O और ऊर्जा। ये हमारा मानव श्वसन का रासायनिक समीकरण है। क्या है? C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा। ये हमारा हो गया मानव शरीर श्वसन का रासायनिक समीकरण। अगर आपसे पूछा तो आप लोग ये समीकरण को लिखेंगे क्योंकि ये सभी का इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 नंबर में पूछता है कि मानव श्वसन का रासायनिक समीकरण दे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पौधे और जंतुओं में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पौधे और जंतुओं में अंतर स्पष्ट करें। तो पौधे और जंतुओं में हम लोग अंतर किस प्रकार स्पष्ट करेंगे? तो पौधे के दोस्तों प्रत्येक भाग में जो है जड़, तना एवं पत्ती अलग अलग श्वसन होता है, लेकिन मानव के जो शरीर में जो है होता है श्वसन वह नासिका छिद्र मतलब श्वास नली एवं फेफड़े में होता है। पौधे में किसमें होता है? जड़, तना एवं पत्ती के अलग अलग श्वसन में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग सभी स्टूडेंट्स का आंसर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि पौधे और जंतुओं में अंतर स्पष्ट करें। तो पौधे में क्या होता है दोस्तों? पौधे के प्रत्येक भाग में जड़, तना एवं पत्ती अलग अलग श्वसन होता है, लेकिन जंतु और श्वसन के लिए एक ही छिद्र नासिका छिद्र और श्वास नली में फेफड़े होते हैं। और दूसरा होता है पौधे में गैसों का परिवहन नहीं होता है, लेकिन जंतुओं में गैसों का परिवहन होता है। पौधे में किसका परिवहन नहीं होता है? गैसों का परिवहन नहीं होता है, लेकिन हमारे जंतु के शरीर में गैसों का परिवहन होता है। उधर जो पौधे में श्वसन की गति धीमी होती है, लेकिन जंतु में श्वसन की गति जो है वह तीव्र होती है। क्या होती है? पौधे में श्वसन की गति जो है वह धीमी होती है, लेकिन जंतु में श्वसन की गति तीव्र होती है। उसके तो श्वसन के दौरान पौधे में कम ऊर्जा विमुक्त होते हैं, लेकिन श्वसन के दौरान जंतु में अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। पौधे में क्या होता है? पौधे में श्वसन की गति धीमी होती है और जंतु के श्वसन की जो तीव्र गति होती है, श्वसन की गति तीव्र होती है। उसका श्वसन के दौरान जो पौधे में कम ऊर्जा विमुक्त होती है, लेकिन मानव शरीर में ज्यादा ऊर्जा विमुक्त होते हैं। आप लोग किसका आंसर देखें? जीव और जंतु में अंतर, पौधे और जंतुओं में अंतर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है?
तो दोस्तों जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसा था? प्रकृति में जंतुओं के गैसों का आदान प्रदान दो प्रकार का होता है, पहला कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। तो हम लोग आज कोशिकीय को देखते हैं और कल हम लोग बहुकोशिकीय को देखेंगे। तो पहले हम लोग कोशिकीय को पढ़ लेते हैं। तो कोशिकीय में दोस्तों होता है, दोनों में श्वसन क्रिया में भिन्नताएं होती है। उसके बाद एक कोशिका जीव वातावरण से शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया द्वारा शोषण करते हैं, जबकि बहुकोशिका जीव में शोषण के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं और ये अंग परस्पर मिलकर शोषण क्रिया का संपन्न करते हैं। क्या करते हैं? शोषण क्रिया को संपन्न करते हैं। एक कोशिका जीव में वातावरण में शरीर की सतह पर विसरण क्रिया द्वारा शोषण करते हैं, और जबकि बहुकोशिका जीव में क्या होता है? शोषण के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं और ये अंग परस्पर मिलकर शोषण क्रिया को संपन्न करते हैं। तो जंतु में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से? दो प्रकार से, पहला कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। तो दोनों में शोषण क्रिया भिन्नता होती है। एक कोशिका में दोस्तों क्या होता है? जीव में वातावरण जो है शरीर के सतह पर विसरण क्रिया द्वारा शोषण करते हैं, जबकि बहुकोशिका में क्या होता है? शोषण के लिए विशिष्ट अंग पाए जाता है और ये अंग परस्पर मिलकर शोषण क्रिया का संपादन करते हैं। दोस्तों हम जो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन हमारा है, बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाने वाले शोषण अंग कौन कौन से होते हैं, वर्णन करें। ये क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास को हम लोग यही एंड रखते हैं। तो दोस्तों हम अपने क्लास को आज यही एंड रखते हैं और आप लोगों के लिए थैंक यू, आप लोगों को इस क्लास अटेंड करने के लिए। कल हम लोग को आप लोगों का जो मैथ का क्लास होगा सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। और जितने स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सभी का हमको पता चल गया। अगर नहीं बनाया तो आप लोग अटेंडेंस अपना जल्दी जल्दी बना दे। मैं अपने क्लास को एंड करता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय। तो आप लोग अटेंडेंस बना दिए हैं, हम अपने क्लास को एंड करते हैं।